जो 84 में हुआ वो एक बहुत ही एक टारगेटेड तरीके से सिखों को निशाना बनाया गया। बहुत बड़े पैमाने पे कत्लेआम उनका किया गया। देखो, ये एक जीनोसाइड था क्योंकि जो सिर्फ एक तरफा दंगे वो होते हैं जो दोनों तरफ से हों। दोस्तों नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, विकल्पवाणी की टीम जिस जगह पर खड़ी है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर हिंदुस्तान के भविष्य का फैसला करने वाला संसद है और यहाँ से कुछ ही दूरी पर सुप्रीम कोर्ट है जो सभी को न्याय देने का दावा करता है। और यहीं से कुछ ही दूरी पर राष्ट्रपति भवन है। ये तीनों संस्थाएं देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं। हम वहीं खड़े हैं। पर 40 साल पहले 1 नवंबर 1984 की सुबह से इसी दिल्ली में और इन संस्थानों के सामने मासूम सिख धर्म के लोगों का कातिलाना भीड़ बेरहमी से हत्या कर रही थी और दिल्ली की सड़कें लहूलुहान थी। यह हिंसा तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 3 दिन तक दिल्ली, कानपुर, बोकारो में हिंसा होता रहा और मासूम सिख धर्म के लोगों का कत्ल होता रहा। मासूम औरतों का बलात्कार होता रहा और हत्या होती रही। यहाँ तक कि बच्चियों को भी नहीं छोड़ा गया। नौजवानों को बसों और ट्रेनों में पहचान करके बाहर निकालकर गले में टायर डालकर जिंदा जला दिया गया, मगर ये संस्थाएं चुप थी। इस हिंसा में शामिल गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए पीड़ित और इंसाफ पसंद लोग देश भर की सड़कों पर और अदालतों में 40 साल से आवाज बुलंद करते आ रहे हैं। इंसाफ के लिए एक लंबी लड़ाई के बाद कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा नाम पूर्व सांसद सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा हुई, मगर सिर्फ ये अकेले दोषी नहीं हैं। कई सरकार के उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों के हाथ मासूमों के खून से रंगे हैं, लेकिन वे आज भी आजाद घूम रहे हैं। इन गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए 40 साल से लोकराज संगठन, द सिख फोरम और ऐसे तमाम संगठन आवाज़ उठाते आ रहे हैं। वे मांग कर रहे हैं एक उम्मीद के साथ कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। 1984 के गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए। इसीलिए लगातार लोकराज संगठन दर्जनों संगठनों के साथ मिलकर जंतर मंतर, तो कभी मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक रैली और प्रदर्शन करते आए हैं। आज फिर वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। द सिख फोरम लगातार कई सालों से इस विषय पर सेमिनार करता आया है, पब्लिक सभाएं करते आया है। आज फिर वो भी लोधी रोड में एक जनसभा कर रहा है। हम दोनों कार्यक्रमों में जाएंगे और वहाँ के आयोजकों से इसके बारे में बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे सरकारी दस्तावेज में 1984 के इस हिंसा को दंगा बोला गया है, जबकि ये लगातार इसको जनसंहार बोल रहे हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आखिर क्यों नहीं इस हिंसा को भूल जाते? इन तमाम सवालों को लेकर हम वहाँ पहुँचेंगे, इनके आयोजकों से बातचीत करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। सर, 1984 के जो हिंसा हुई थी उसको सरकारी कागजों में दंगा बोला जाता है। यहाँ पर और कल जंतर मंतर पे भी इसको जनसंहार बोला जा रहा था। आप लोग इसको जनसंहार क्यों बोलते हैं? देखो, ये एक जीनोसाइड था क्योंकि जो सिर्फ एक तरफा दंगे वो होते हैं जो दोनों तरफ से हों। दिल्ली में एक भी इंसिडेंट ऐसा नहीं है जहाँ पे किसी सिख ने किसी नॉन सिख पे, किसी हिंदू में या किसी मुसलमान पे, किसी पे ऊपर अटैक किया हो। एक भी इंसिडेंट नहीं है। तो ये सिर्फ था जो लोग आए, लोगों ने आके सिखों को मारा और उनके साथ पुलिस थी,
उनके साथ पुलिस फोर्स पूरी हेल्प कर रही थी। जितने ये इवन जो उस टाइम जितने भी जो रूलिंग पार्टी थी उसके लीडर थे उनके साथ थे। तो ये पूरी तरह से गवर्नमेंट की सपोर्ट से था। तो ये एक जीनोसाइड है जिसको नरसंहार बोला जाता है। तो ये एक जीनोसाइड जो 84 में हुआ वो एक बहुत ही एक टारगेटेड तरीके से सिखों को निशाना बनाया गया। बहुत बड़े पैमाने पे कत्लेआम उनका किया गया। तो इसको महज एक जो है रायट कहना ये एकदम सही नहीं है। और ये एक टारगेटेड किलिंग आप इसको कह सकते हैं, मैस वायलेंस कह सकते हैं। अंग्रेज़ी में लोग जेनोसाइड बोलते हैं, नरकुशी, नरसंहार। मुझे लगता है कि ये लफ्ज़, ये शब्द ज़्यादा उचित हैं इसके लिए। हर एक साल ये रिट्रेट करते रहे हैं कि ये कुछ दंगा फसाद है, कुछ राइट है, और स्वीकार नहीं करते हैं कि इसका बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से ये जनसंहार को किया। और अगर यहाँ देखते हैं हर एक स्पीकर ने ये बार बार वो कह रहे हैं कि इतना बड़ा एक जनसंहार जो 3-4 दिन होते रहता है और लगभग 10,000 सिखों का कत्लेआम हुआ और लाखों परिवार का डिस्ट्रक्शन हुआ, घरों को लूटा, महिलाओं के ऊपर अपमान किया। ये सब हो सकता है जब स्टेट भी इसमें इन्वॉल्व है। नहीं तो अगर छोटे मोटे कुछ राइट है, छोटे मोटे दंगा फसाद है, तो 10-20 पुलिस आके उसको रोक सकते हैं। मुल्क की हुकूमत एक कौम जो 2% से भी शायद कम है उसको मिटाने पे लगी थी, तो ये जेनोसाइड है, इसको प्रोग्राम कहा जाता है। दंगे में तो 2 पार्टी इन्वॉल्व होती है ना, इसमें दूसरी पार्टी कौन सी इन्वॉल्व थी? एक कौम जो पगड़ी से आइडेंटिफाई हो जाती है, शायद दुनिया में एक ही ऐसी कौम होगी जहाँ पगड़ी पहनना लाजमी है, जो पगड़ी से आइडेंटिफाई होती है और उसके अगेंस्ट एक पार्टी, एक मुल्क में जो समय पार्टी थी उसकी हुकूमत वोटर लिस्ट लेके तेजाब बांट रही है, पाउडर बांट रही है, तरीके ईजाद कर रही है, केरोसिन बांट रही है कि इसको मारा जाए, इन लोगों को मिटा दो, तो ये दंगा कहाँ से होगा? मुझे ये नहीं समझ आया। हम ये कहते हैं कि ये दुष्प्रचार है कि ये दंगा हुआ, दंगा नहीं हुआ। ये सारा एक तरफा एक कार्रवाई थी जिसमें सिखों को टारगेट बनाया गया और उनको जलाया गया, मारा गया। उनके साथ जो भी जिस तरीके से हुआ वो बहुत गलत हुआ। तो ये तो प्लानिंग के साथ हुआ था, 2 दिन तक हुआ, जबकि हमारी गवर्नमेंट सैकड़ों साल से, आज़ादी से पहले से हम लोग ऐसे सक्सेस हैं कि किसी भी आतंक को रोकने के लिए सक्षम है। हमारा मुल्क इतना कमज़ोर नहीं है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इतना कमज़ोर नहीं है कि जो एक भीड़ को, एक समूह को कंट्रोल ना कर सकता हो। तो ये जनसंहार ही है। सर, एक सवाल और उठता है, आमतौर से जो इसके खिलाफ या कह सकते हैं इंसाफ की मांग करने वाले लोग हैं, उन पर एक दबाव बनता है कि इसको भूल जाना चाहिए। क्या इसको वाकई भूल जाना चाहिए? बात ये है कि भूलो तो तब अगर आपको ये श्योर हो जाए कि इसके बाद आगे ये नहीं होगा। बात यह है कि जो लोग सत्ता में है उनके मन में कानून का खौफ होना बहुत ज़रूरी है। उनको ये डर हो कि आज तो हम सत्ता में हैं और 5 साल, 10 साल, 20 साल अगर हम सत्ता में नहीं रहेंगे तो जो हम ये ऐसे जुर्म कर रहे हैं इनकी सज़ा हमें मिलेगी एक दिन। तो उनके मन में ये खौफ, कानून का खौफ डालने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। चाहे 40 साल हो जाएं, चाहे 50 साल हो जाएं, उनको सज़ा ज़रूर होनी चाहिए। हाँ, वो हर साल प्रेशर है हमारे ऊपर की। ये 40 साल तो हो गया और जो गुनहगार तो वो सब मर गए, सो उसका क्या फ़ायदा है अभी लेने के लिए। हम कहते हैं कि ये जो नए पीढ़ी है उनको ये पता होना चाहिए क्या हुआ पहले, हमारा इतिहास को पता होना चाहिए। अगर इतिहास को भूल जाते हैं हम, फिर दोबारा ये सेम होते रहता है और होते रहा। अगर उस टाइम जब 40 साल पहले हुआ उसको रोक सकते थे और उसको स्टेट उसको ख़त्म कर सकते थे, तो फिर बाद में
बहुत सारे जो घटनाएं हुए, जैसे बाबरी मस्जिद का और गुजरात का जेनोसाइड, वो सब नहीं होना था। उस टाइम 80s में सिखों के ऊपर हमला हुआ, अभी देखो सिख के ऊपर भी हमला चलता है, मुसलमान के ऊपर भी, ईसाई के ऊपर, सब जो माइनॉरिटीज़ उनके ऊपर हमला, और हिंदुओं के ऊपर भी हमला चलती है। सो ये सब देख के ये हम ये रिकग्नाइज करना चाहिए कि ये बार बार इनको बोलना नहीं चाहिए, बार बार इसके ऊपर बात रखना चाहिए। और ऐसे मीटिंग में जब नए पीढ़ी के लोग आते हैं उनको भी पता चलता है कि क्या हुआ। देखिए 84 में जो हुआ इसको हम लोग भूल नहीं सकते। इसके दो कारण हैं। सबसे पहले तो 84 का जो इतने बड़े पैमाने पे जो कत्लेआम हुए, इसीलिए हुआ क्योंकि उन दिनों की जो सरकार थी, जो एक इंडियन स्टेट था, पुलिस फोर्स थी, रूलिंग पार्टी थी, वो सब उसमें शामिल थे और सब उन्होंने इस क्राइम को अंजाम दिया। तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी के लिए या किसी भी सोसाइटी के लिए आप इस चीज़ को कभी भुला नहीं सकते, हमेशा याद रखना पड़ता है। दूसरी बात कि 84 में जो हुआ, क्योंकि हमने एज अ सोसाइटी उन लोगों को दोषी नहीं ठहराया, उन लोगों को सज़ाएं नहीं दी जिनको मिलनी चाहिए थी, तो यही गुनाह जो है बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो 84 में जिस तरह से सिखों को निशाना बनाया गया, ठीक उसी तरीके से गुजरात में 2002 में मुसलमानों को निशाना बनाया गया। दिल्ली शहर में 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जिस तरह से मुसलमानों का कत्ल उतने बड़े पैमाने पे नहीं हो, लेकिन 50-60 लोग मारे गए। मुजफ्फरनगर में और भी ऐसे कई मिसाल हैं। तो मुझे लगता है कि इसी चीज़ को बार बार रिपीट ये लोग कर रहे हैं, इसलिए हमको न सिर्फ इसको नहीं भूलना चाहिए बल्कि जस्टिस की जो डिमांड है इसको आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो एक कौम के सीने पे चोट लगी। हज़ारों लोगों को जिंदा जला दिया गया, छत से पटक के मारा गया, रेप हुआ, प्रॉपर्टी जलाई गई। तो इसको भूलने की जो बात इंसान करता है शायद वो पत्थर होगा, क्योंकि जिसमें इंसानियत है वो मुझे नहीं लगता कि इतनी वाहियात और इतनी गिरी बात करेगा। हाँ, तो इसको इसलिए नहीं भुलाते हैं कि अगर उसमें कार्रवाई हो जाती उस समय, तो ना तो हाशिमपुरा होता, ना मलियाना होता, ना गुजरात का दंगा होता, है ना, और कई बाबरी मस्जिद के बाद जो हमला हुए, जो मुसलमानों पर एक तरफा कई जगह हमले, वो नहीं होते, क्योंकि एक लेसन होता, अगर तुम ऐसा करोगे तो उसका ये। लेकिन कुछ नहीं हुआ। ना हम 1984 भुला सकते, ना 1992 भुला सकते, ना 1987 भुला सकते, मेरठ मलियाना हाशिमपुरा, वो भी नहीं भुला सकते। तो हम कोई भी ऐसा जो भी मुल्क के अंदर एक विशेष समुदाय के साथ ये इस तरह के नरसंहार हुए हों, वो हम अपनी नस्लों को बताते रहेंगे, और जब तक हम जिंदे उनको बताएंगे और उनको भी कहेंगे तुम भी बताते जाओ, क्योंकि एक दिन तो इसका अंत होना ज़रूरी है। सर, एक सवाल और जहन में आता है, जैसे आपने कहा कि बार बार ये हिंसाएं हो रही हैं, इसको हिंदुस्तानी राज्य या सरकारें इसको रोकने में असफल क्यों हैं सर? देखिए, असफल तो आप तभी कह सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि इनका इसमें रोल नहीं है। 84 के कत्लेआम नहीं हो पाते अगर उस जो इंडियन स्टेट या कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी, अगर वो नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। गुजरात में 2002 में मुसलमानों का कत्लेआम नहीं होता अगर गुजरात सरकार नहीं चाहती, क्योंकि पुलिस ने इस चीज़ को अलाउ होने दिया, पुलिस की देख रेख में ये सब हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि स्टेट असफल है, इसको रोक नहीं पाई, ये ठीक कैरेक्टराइजेशन नहीं है। सही ये है कि भाई स्टेट ने खुद इस चीज़ को किया है। पहली बात तो जहाँ भी कोई मास वायलेंस होती है ना, बड़े लेवल पे, चाहे वो किसी एक धर्म के ख़िलाफ़ हो, एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ हो, दलितों के ख़िलाफ़ हो, जैसे जे वहाँ पे हो रहा है कई जगह पे। आप दूसरे एक डोमिनेंट क्लास है, जो डोमिनेंट है वो दूसरे जो सप्रेस्ड क्लास है उसके ऊपर अटैक करती है। मगर जब वो मास वायलेंस होती है वो बिना सरकार की मिली भुगत के हो ही नहीं सकती। अगर जितने मर्जी बड़े ये जो एक तरह से जो वायलेंस है हो,
मगर वो ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे 36 घंटे 1 या 2 दिन में रोक ली जाती है, मगर अगर वो नहीं रुकती तो वो बिल्कुल सरकार की मिलीभगत है, सरकार की मिलीभगत से चल रही है, उसके बिना चल ही नहीं सकती। क्योंकि पहले जब अंग्रेज़ों का हुकूमत था, वो ये लोगों को बांट के राज करना, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाए थे। तो ये जब 1947 में ये पावर हैंडओवर कर दिया ब्रिटिश ने, और नए जो इंडियन रूलर्स हैं, जो नए शासक वर्ग है, वो उसको भी एक जो पॉलिसी है वो बहुत काम में आया। वो रियलाइज़ किया इमीडिएटली कि अगर हमें हुकूमत चलाना है तो वही अंग्रेज़ों का पॉलिसी हमें अपनाना चाहिए। और अंग्रेज़ों ने ऑर्गेनाइज़ किया ये बंटवारा, ये जो डिवीज़न, देश को डिवाइड किया, धर्म के आधार पर लोगों को डिवाइड किया, और ये सब इसको एक्सेप्ट करके उसके बाद वही पॉलिसी को अपनाया। इसीलिए ये कम्युनल जो पॉलिसी है, हम कहते हैं कि ये स्टेट का पॉलिसी है। पहले से वो स्टेट का एक बुनियाद है, वो कम्युनल तरीके से राज करना, ये इनका एक सबसे कहते हैं पसंदीदा एक हथियार है। आमतौर से सरकार, जैसे आपने सरकार का नाम लिया, गृह मंत्रालय, दोनों ही कहते हैं कि हम लोगों की सुरक्षा के लिए हैं, लोगों की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए हैं। लेकिन इस तरह के जो सांप्रदायिक हिंसाएं या कत्लेआम जो होते हैं, उसको रोकने के लिए क्या सरकार और गृह मंत्रालय को जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए? बिल्कुल उठानी चाहिए। सबसे पहले तो जो पुलिस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जो अगर किसी एरिया में अगर ये मास वायलेंस होती है, ज़्यादातर लोग मारे जाते हैं, तो वो पुलिस ऑफिसर जो वहाँ का इंचार्ज है उसको इमीडिएटली सस्पेंड करना चाहिए, और उसको आगे 5 साल के लिए कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसकी फेलियर की वजह से ये हो रहा है। तो अगर एक बार ये कर दो, देखो कहीं पे कोई पुलिस वाला ये इस तरह का नरसंहार या इस तरह का कत्लेआम नहीं होने देगा। आप जैसे बोल रहे हैं, और कई वक्ताओं ने हमसे बात करते समय ये बोला कि इसमें आम जो लोग होते हैं वो शिकार होते हैं। इन हिंसाओं को, सांप्रदायिक हिंसाओं को रोकने के लिए आम जनता के सामने क्या विकल्प है सर? जो आम जनता है, देखो उनको ये जो करने वाले होते हैं ना, वो बहुत कम होते हैं, थोड़े होते हैं। अगर आप यहाँ दिल्ली में भी ले लो, जो करने वाले थे, मारने वाले, वो तो 5-7% ही थे। कम से कम 40% लोग ऐसे होंगे जो कि कहते थे कि ये गलत काम हो रहा है, मगर वो बोलते नहीं हैं। उनको आगे आना चाहिए, उनको ये सोचना चाहिए कि यहाँ पे अगर ये इस तरह का लॉलेंस होती रही, इस तरह के कानून की धज्जियाँ उड़ती रही, तो यहाँ पे कोई भी सेफ नहीं है। तो इसलिए उनको आगे आके ये रुकना चाहिए कि ये यहाँ पे सेफ्टी, अपनी सेफ्टी के लिए आज ये जरूरी है कि उनको रोक के दूसरों की भी सेफ्टी की जाए। देखो 1984 के बाद क्या हुआ, कांग्रेस के बाद जनता पार्टी आई थी, जनता पार्टी के बाद बीजेपी आया, लेकिन ये सबका वही पॉलिसी था, वो सब वही काम किया जो कांग्रेस ने किया। सो लोगों को अपना यूनिटी बनाना चाहिए, अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए, अपने हकों के लिए लड़ना चाहिए, बिना डर वो ओपनली आके ये करना चाहिए। जैसा आम लोगों के सामने विकल्प यही है कि ये बंटवारे की जो राजनीति जो ऊपर से चलाया जाता है, 84 में कांग्रेस पार्टी ने चलाया, 2002 में गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी ने चलाया, और आज हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन के अपने हर भाषण में मुल्क और जनता के बंटवारे की बात कर रहे हैं। वो मुसलमानों को हमेशा निशाना बनाते रहते हैं। इस बीते चुनाव में, गुज़श्ता चुनाव में 170 भाषण में से 110 में सीधे तौर पे वो मुसलमानों को निशाना बनाते गए। तो ये जो बंटवारे की राजनीति है, ये ध्रुवीकरण की जो राजनीति है, जिसके चलते शासक वर्ग अपना राज्य कायम करना चाहता है, इसके ख़िलाफ़ अगर लोग अपने आप को सचेत न करें, अगर लोग इस हकीकत को नहीं पहचाने, तो मुझे लगता है कि जो हुक्मरानों का जो रूल चलता रहा है वो उसी तरह से चलेगा और देश बर्बादी की ओर जाएगा। इसलिए लोगों का न सिर्फ एक उनका ड्यूटी बनता है, उनका फ़र्ज़ बनता है ये कि इस चीज़ के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाएं, एकजुट हों। दोस्तों, अभी आप लोगों ने इन कार्यक्रमों को आयोजन करने वाले और
इन कार्यक्रमों को संबोधित करने वाले लोगों की बातों को सुना। इनकी बातों से कुछ चीज़ें सामने आई हैं। पहली बात तो ये, जिस तरीके से सरकार इसको दंगा कहती है, हकीकत में ये दंगा नहीं था, सोची समझी जनसंहार था, यानी कत्लेआम था। एक बात और सामने आई है इनकी बातों से, 1984 के हिंसा को यानी जनसंहार को कभी भुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने साफ कहा अगर 1984 के गुनहगारों को सज़ा मिल जाती समय रहते तो उसके बाद होने वाला 1992, 93, 2002 और उसके बाद लगातार होने वाली हिंसाओं को रोका जा सकता था। और दूसरी बात, जब कभी कोई हिंसा 1 घंटे से अधिक होता है तो वो होता नहीं है, सोची समझी साजिश की तहत करवाया जाता है, बेगुनाह लोगों का कत्ल किया जाता है और उसके पीछे हिंदुस्तानी राज और उसकी तमाम मशीनरी शामिल होती है। एक बात और सामने आई है, सरकार और गृह मंत्रालय ये दावा करते हुए थकता नहीं है कि हम लोगों की सुरक्षा के लिए बने हैं, हम लोगों की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए बने हैं। लेकिन इस तरह के जनसंहार जब बार बार होते हैं और वो अपनी जवाबदेही तय नहीं करते तो साफ नज़र आता है कि इसके पीछे कौन है। ये भी समझना पड़ेगा, जब तक सरकार और गृह मंत्रालय को इसके लिए जवाबदेह ठहराया नहीं जाएगा तब तक इस तरह के गुनाह रोके नहीं जा सकते हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी सच्चाई की खोज।